नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि वर्षा ऋतु हरियाली और प्रकृति की उन्नति का सूचक होती है, और क्यों ना हो, इसके साथ कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती ही हैं। लेकिन वर्षा ऋतु के साथ कई सारी बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो हमें अपना और अपने से जुड़े हुए पशुओं का बहुत ही खास ख्याल रखना होता है। तो आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतुओं में पशुओं की देखभाल, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुशील कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा, रतलाम से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। तो जैसा कि हमारा विषय है वर्षा ऋतुओं में पशुओं की देखभाल, सबसे पहले हमारे किसान भाई जो होंगे वो भी यही जानना चाहते होंगे कि इस विषय के मायने क्या हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये विषय। किसान भाइयों, जैसा कि हमें पता है कि बारिश शुरू हो चुकी थी। इस बारिश में हमें गर्मी से तो निजात दिलाएगी, लेकिन बहुत सारी बीमारियों की भी सौगात लेकर आएगी। इस बारिश में न केवल मनुष्यों को, मानव जीवन पर बीमारियों का प्रभाव पड़ता है, पशुओं और पक्षियों में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। किसान भाइयों, पशुओं और पक्षियों में बीमारी होने से किसानों को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि किसानों की आजीविका पशुओं पर ही निर्भर रहती है। किसान भाइयों, इसके लिए हमें समय समय पर अपने पशुओं की देखभाल करते रहना चाहिए, और उसमें यह देखना चाहिए कि अगर कोई पशु बीमार लग रहा है तो उसे हमें नज़दीकी पशु चिकित्सक से बुलाकर तुरंत ही उसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ जानवर में अंतर करने के लिए हमें उस बीमारी के लक्षण के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जैसा कि आपने हमें बीमारियों के बारे में बताया, तो हमारे किसान भाई ये तभी भेद कर सकते हैं कि कौन सा पशु जो है वो रोगी है और कौन सा स्वस्थ है। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उनमें कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं। तो कृपया हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में बताइए। जी मैडम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा सीजन में केवल पशुओं में दो प्रमुख बीमारियां होती हैं। जी। एक प्रमुख बीमारी है खुरपका और मुंहपका रोग, दूसरा बीमारी है गला घोटू। किसान भाइयों, खुरपका और मुंहपका बीमारी बारिश के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पशुओं को प्रभावित करती है। किसान भाइयों, यह बीमारी मुख्यतः गाय, भैंस, बकरी और सूअर में होती है, जो कि फटे खुर वाले होते हैं। और इसी तरह किसान भाइयों, जो गला घोटू बीमारी है वो बेसिकली भैंसों और गायों में मुख्यतः ये बीमारी पाई जाती है। किसान भाइयों, गला घोटू बीमारी भैंसों में गाय की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमने प्रमुख रोगों के बारे में जाना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन रोगों को पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं, जो कारक होते हैं, उनके बारे में भी हम जानें। तो हम डॉक्टर साहब से कहेंगे कि वो हमें इनके कारकों के बारे में बताएं। जी मैडम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि किस कारक की वजह से कौन सी बीमारी फैल रही। जैसे हमने अभी आपको यहाँ बताया कि वर्षा ऋतु में पशुओं में मुख्यतः 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं। उनमें एक है खुरपका और मुंहपका, दूसरा है गला घोटू। जी। जो खुरपका और मुंहपका नामक बीमारी है, एक विषाणु जनित बीमारी है, जो कि फटे खुर वाले पशुओं में ज़्यादा होती है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और सूअर। यह बेसिकली जो एप्था वायरस नामक वायरस की वजह से होती है। तो वायरस की वजह से होती है तो इसलिए कि यह छुआछूत की बीमारी है। जैसा कि अभी हमारा कोरोना काल चल रहा है, वो भी एक छुआछूत की बीमारी। सिमिलरली इसी तरह खुरपका मुंहपका भी एक छुआछूत की बीमारी है। इसी तरह गला घोटू, जो गला घोटू एक जीवाणु जनित बीमारी है। ये इसका जो प्रमुख कारक है पास्चुरेल्ला मल्टोसिडा नामक जीवाणु है, जो पशुओं के श्वास तंत्र के ऊपरी भाग में उपस्थित रहता है। यह मुख्यतः बीमारी गाय और भैंसों में होती है, लेकिन यह बीमारी भैंसों में गाय की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होती है। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो यह जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु और सर्दी ऋतु, या मौसम जब चेंज होता है एक ऋतु से दूसरी ऋतु में, तो ये जीवाणु अपने संक्रमण से जानवरों को जकड़ लेते हैं और किसान भाइयों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यहाँ पे हमने रोगों और उनके कारकों के बारे में तो जान लिया है,
लेकिन इन रोगों को पहचानने के लिए उनके लक्षण का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कैसे हमारे किसान भाई इन लक्षणों के बारे में जान सकते हैं? जी मैडम, किसी भी बीमारी को पहचानने से पहले हमें उसके लक्षणों के बारे में विशेषकर जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम उसे दो बीमारियों को अलग अलग कर सकें कि हमारा पशु इस भी खुरपका मुंहपका से पीड़ित है या गला घोटू से पीड़ित है। जी मैडम, दोनों ही बीमारियां अलग हैं। एक विषाणु जनित बीमारी है, दूसरी जीवाणु जनित बीमारी है, तो निश्चित ही दोनों बीमारियों के अलग अलग लक्षण होंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि दोनों बीमारियों में प्रमुख लक्षण कौन से। तो खुरपका एंड मुंहपका, जैसा कि किसान भाइयों इस बीमारी के नाम से ही इस बीमारी के लक्षण निकल के आते हैं। खुरपका मतलब जानवरों का खुर पकना, मुंह पका मतलब जानवरों के मुंह में मुंह पकना। जी मैडम, जो जानवर इससे प्रभावित होते हैं तो उनके खुर के ऊपर सूजन आ जाती है और वो धीरे धीरे उनमें पस जमा होने लगता है, जिससे घाव बन जाता है और वहाँ पे कीड़े पड़ने लगते हैं। इसी तरह मुंह में भी जानवरों के छाले पड़ जाते हैं और ये जब छाले फूटते हैं तो वहाँ पे कीड़े पड़ने लगते हैं। जानवरों से जब से मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो अत्यधिक लार का स्राव होता है। पशुओं में अचानक तीव्र बुखार आता है, लगभग 105 से 107 डिग्री सेंटीग्रेड, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। पशु खाना पीना बंद कर देता है और पशु चलने में लंगड़ाता है या तो अपने पैर को लगातार झटकता रहता है। इसी तरह गला घोटू रोग के भी कुछ अलग लक्षण हैं। गला घोटू रोग में, क्योंकि ये जीवाणु जनित बीमारी है, तो इसमें अचानक से अगर पशु पीड़ित है तो उसे 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है और पशु की मृत्यु 1 से 24 घंटे के अंदर बिना किसी किसान को लक्षण दिखाए हुए मृत्यु हो सकती है। क्योंकि यह इस बीमारियों के जीवाणु गले श्वास नली के ऊपरी भाग में उपस्थित रहते हैं, तो श्वास नली में सूजन आ जाती है और जानवर को सांस लेने में तकलीफ होती है। जानवर के नाक से कंटिन्यू लगातार स्राव बहता रहता है, जिससे जानवर कमज़ोर होने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। पशु एकांत में किनारे जाकर बैठ जाता है और मुंह से तेज से आवाज़ करने लगता है। यही दोनों किसान भाइयों, यही दोनों बीमारियों के अलग अलग लक्षण है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा जानवर खुरपका मुंहपका रोग से पीड़ित है या गला घोटू से पीड़ित है। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो लक्षण होते हैं जो कि सर ने बताए हैं, बहुत ही बारीकी से आपको अपने पशुओं को ध्यान से देखना चाहिए कि उनको क्या लक्षण हो रहे हैं, जिससे कि आप बीमारी के बारे में पता कर सकें। क्योंकि जब आप बीमारी के बारे में पता कर पाएंगे तभी आप उसका उपाय कर पाएंगे। उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज का हमारा विषय है कि वर्षा ऋतुओं में कैसे हम अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। ब्रेक से पहले हमने जाना कि हमारे पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनके कारक क्या हैं। लेकिन लक्षणों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमने लक्षणों के बारे में जाना और लक्षणों के साथ जुड़ा हुआ है उनका उपाय, क्योंकि जब आप लक्षणों से उनका रोग पता कर लेते हैं तो समय हो चलता है कि अब आप उनका तुरंत ही उपाय करें। तो किसान भाइयों, अगर किसानों को पशुओं के लक्षणों के बारे में पता चल जाए कि हाँ हमारा जानवर बीमार है, किस बीमारी से पीड़ित है, तो अगर हम उनके उचित टाइम पर रोग उपाय के बारे में जानकारी जान ले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, स्वस्थ और अस्वस्थ पशु में अगर आप पहचान गए तो अगर पशु अस्वस्थ है या किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे तुरंत ही स्वस्थ पशु से अलग कर दें। पीड़ित पशु को किसी खुली हवादार स्वच्छ जगह पे ले जाएं और जिस जगह पे पीड़ित जानवर बंधा था उस जगह को तुरंत ही सैनिटाइज कर दें चूने से। उसके बाद जो भी पशुपालक उन अस्वस्थ पशुओं की सेवा कर रहा हो उसे अपने हाथ पैर लगातार धुल के दूसरे जानवरों के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों छुआछूत की बीमारी है। तो अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु में जाने के लक्षण ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, तुरंत ही उस अस्वस्थ पशु को अलग करें। पशुपालक अपने आप को 2 से 3 बार लगातार हाथ पैर धुले स्वस्थ पशु के पास जाने में। किसी संक्रमित स्थान से अस्वस्थ पशु को ना खरीदें। अगर स्वस्थ पशु को संक्रमित स्थान से खरीद भी रहे हैं तो उसे 21 दिन तक स्वस्थ पशुओं से अलग बाड़े में रखें, जिससे ये बीमारी स्वस्थ पशुओं से अस्वस्थ पशुओं से स्वस्थ पशुओं में ना जा पाए। यहाँ पे सर एक छोटा सा सवाल है जो आपने अभी बताया कि जब हमें उनको सैनिटाइज करना है तो चूने का छिड़काव करना है, तो किस प्रकार चूने का छिड़काव करना है? क्या हमें उसे घोल के करना है या सूखा करना है? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। जी मैडम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैम, इसमें दोनों तरीके के चूने का छिड़काव करना, चूने का यूज करना है, मतलब सूखे हुए चूने का भी यूज करना है, गीले हुए चूने का भी यूज करना है। अब बात आती है सूखे हुए चूने का कहाँ पे यूज करें और गीले चूने का कहाँ पे यूज करें। सूखे चूने का जो हमें उपयोग करना है वो हमें पशुओं के नीचे करना है, जहाँ पे हमारे पशु बंधते हैं, जहाँ पे हमारे पशु बैठते हैं जी। इसी तरह गीले पशुओं का जो हमें उपयोग करना है, जहाँ पे हम अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं, जिस नांद में पानी पिलाते हैं उस नांद के अंदर पूरे में गीले चूने का लिपाई कर दें और उसके फर्श में सूखे चूने को डाल दें, जिससे वो पानी सैनिटाइज हो जाएगा। और जिस नांद में हम खाना खिलाते हैं उसमें भी चूने का लेप कर दें तो वह स्थान सैनिटाइज हो जाएगी। तो जो भी विषाणु और जीवाणु उस स्थान पे उपस्थित रहते हैं वो उनसे छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पे सर ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि हमें किस प्रकार चूने का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना है, सूखे चूने का कहाँ पे करना है और गीले चूने का कहाँ पे करना है। एक छोटा सा प्रश्न और उठता है यहाँ पे कि आपने बताया है कि हमें अपने पशुओं के हाथ पैर धोने चाहिए अगर आपको लगता है कि वो संक्रमित है, तो किस प्रकार उनके हाथ पैर धोने चाहिए? साबुन से धोएं या पानी से धो सकते हैं? इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जी मैम, ये जो बात आपने पूछी है कि किस तरह से धुलना चाहिए जी, तो मैम अगर हमारा पशु या किसानों का पशु खुरपका और मुंहपका रोग से पीड़ित है तो उसे नीम या पीपल की छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 3 से 4 बार तक धुलना चाहिए जी। उसके अलावा अगर ये नहीं अब उपलब्ध है तो उसके स्थान पर फिनाइल का घोल बनाकर पशुओं को पैरों को 3 से 4 बार दिन में ज़रूर धोएं, जिससे हमें इन बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। क्या ऐसे पशुओं को भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होती है? जी मैडम, पशुओं को भी वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि
बहुत ही पुराने टाइम से कहते आ रहे हैं कि बचाव ही बेहतर इलाज है जी। तो मैडम इन दोनों बीमारियों में साल में 2 बार वैक्सीन लगती है। जैसे खुरपका और मुंहपका रोग में किसान भाइयों साल में 2 बार वैक्सीन लगती है और यह वैक्सीन 4 माह के बछड़े को लगती है। 4 माह के बछड़े की एज से लगना शुरुआत होती है और उसके बाद 5 माह के अंतर में दोबारा ये वैक्सीन लगती है। उसके बाद 4 से 5 महीने बाद बूस्टर वैक्सीन लगती है इस रोग की, खुरपका और मुंहपका रोग की। साथ ही किसान भाइयों गला घोटू की भी इसी तरह 2 बार टीकाकरण होता है। एक टीकाकरण होता है वर्षा ऋतु आने से पहले जी। और दूसरा टीकाकरण होता है सर्द ऋतु आने से पहले। तो किसान भाई आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे इन सारी भयानक बीमारियों से आप अपने पशुओं को बचा सकें और आपको आर्थिक क्षति भी ना हो। तो किसान भाइयों आज हमने बहुत ही काम की जानकारियों के बारे में जाना है कि कैसे हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं, उसके उपाय क्या हैं, कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे उनका उपचार करना है। इन सभी के बारे में हमने जाना। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपने हमारे किसानों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों अभी आपने देखा कृषि दर्शन, लेकिन अब समय है जानने का खबरें खेती की। आप देखिए खबरें खेती की और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। धान मिलर्स को प्रोत्साहन राशि, मूंग खरीदेगी सरकार, पिपरमिंट की खेती से किसान हुआ लाभान्वित, आधुनिक सब्जी मंडी बनेगी, खरीफ की बोनी की कृषि मंत्री ने की शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए किसानों से 37,26,000 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। धान मिलिंग के लिए मिलर्स को धान की अनुपादित दर के आधार पर प्रोत्साहन राशि के अलावा अलग से अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। मिलर्स को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसे मिलर्स जो 50 रुपये प्रति क्विंटल पर मिलिंग करना चाहते हैं तो वे CMR की संपूर्ण मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराएं। इसी प्रकार मिलिंग का अनुपात 80% नागरिक आपूर्ति एवं 20% भारतीय खाद्य निगम को CMR परिधान की सहमति पर प्रोत्साहन राशि की दर 50 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 50 रुपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि के रूप में निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त 40% नागरिक आपूर्ति निगम एवं 60% FCI के मिलिंग अनुपात पर परिधान किए जाने पर 50 रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 150 रुपये प्रति क्विंटल दी जाएगी। भारतीय खाद्य निगम को 100% परिधान किए जाने पर प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदान की जाएगी। उक्त जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रमुख सचिव फैज़ अहमद किदवई ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विकल्पों के अनुसार मिलिंग की अपग्रेडेशन राशि केवल वर्ष 2020-21 में धान की मिलिंग के लिए मान्य होगी। आगामी खरीफ विपणन वर्षों में प्रोत्साहन राशि 50 रुपये ही मान्य होगी। इसमें सीमावर्ती राज्यों के मिलर्स भी शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के पसीने की पूरी कीमत अदा करेगी। राज्य सरकार खेती को फायदे का धंधा बनाने, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए कठिन परिश्रम से ली गई ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा 8 जून को की गई। युद्ध स्तर पर पंजीयन हुआ और अब खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअली संवाद करते हुए कहा कि कम समय में पंजीयन और खरीद की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, कृषि विभाग के अधिकारी, जिलों के कलेक्टर तथा मैदानी अमला बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों के किसानों से भी वर्चुअली बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बरसात में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी कठिन कार्य है। किसानों ने गर्मी के महीनों में परिश्रम कर मूंग का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। अधिक उत्पादन के कारण दाम कम होने के फलस्वरूप समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से मूंग के दाम स्थिर हुए हैं। वर्षा ऋतु को देखते हुए ऐसे स्थानों पर ही खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहां मूंग को भीगने से बचाया जा सकेगा। दतिया जिले के किसान भली भांति समझने लगे हैं कि अगर कृषि को लाभ का धंधा बनाना है तथा कम लागत में अधिक मुनाफा लेना है, इसके लिए परंपरागत फसलों की अपेक्षा नकदी फसलें लेनी होगी।
नकदी फसलें लेने से मुनाफा भी अधिक होगा। जिले के सेवढ़ा जनपद पंचायत के ग्राम बागपुर के किसान गुलाब सिंह कुशवाहा ने बताया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा पेपरमिंट की खेती की जा रही है, लेकिन मार्केट न होने एवं प्लांट न होने के कारण उसका सही दाम नहीं मिल पाता था। उनके मन में विचार आया कि पेपरमिंट की खेती को देखते हुए प्लांट लगाया जाए। फरवरी 2021 में श्री गुलाब सिंह ने लगभग 12 लाख की लागत का पेपरमिंट का तेल निकालने का संयंत्र लगाया था। उन्होंने बताया कि पेपरमिंट का तेल निकालने हेतु प्रति ट्रॉली 2000 रुपये पिराई के मिल जाते हैं। एक ट्रॉली पेपरमिंट की फसल से लगभग 40 लीटर पेपरमिंट का तेल मिलता है। 1000 रुपये प्रति लीटर के भाव से समथर एवं भांडेर में व्यापारी खरीद लेते हैं। गुलाब सिंह ने बताया कि पेपरमिंट का तेल आयुर्वेदिक दवा के निर्माण हेतु कई देशों को भी निर्यात किया जाता है। उन्होंने बताया कि पेपरमिंट प्लांट से वह लगभग 10 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। श्री गुलाब सिंह ने बताया कि पेपरमिंट का एक पौधा लगाने से 3 बार पेपरमिंट का उत्पादन ले सकते हैं। पेपरमिंट की खेती पौधे की जड़ एवं कलम लगाकर ली जाती है और फसल 90 दिन में तैयार हो जाती है। पेपरमिंट जड़ से फसल लेने हेतु फरवरी में जड़ लगाई जाती है, जबकि कलम से फसल लेने हेतु जुलाई एवं अगस्त माह में पेपरमिंट की कलम लगाई जाती है। उन्होंने बताया कि पेपरमिंट की खास विशेषता यह है कि इसे गाय भैंस भी नुकसान नहीं करती हैं और फसल चोरी की कम संभावना रहती है। ओलावृष्टि एवं अति वर्षा का असर नहीं पड़ता। श्री गुलाब सिंह ने बताया कि सेवढ़ा तहसील के तहत बागपुर में 400 जौरा गांव में 100 कृषक पेपरमिंट की खेती ले रहे हैं। पेपरमिंट की खेती पर 5000 रुपये प्रति बीघा खर्चा आता है। 1 बीघा फसल से 20 लीटर पेपरमिंट का तेल निकलता है, जो 1000 रुपये प्रति लीटर मिलता है। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल संसदीय कार्य विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया की सब्जी मंडी का आधुनिकीकरण कर सब्जी विक्रेताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सब्जी मंडी के आधुनिकीकरण कार्य पर लगभग 50 लाख की राशि खर्च की जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को दतिया में सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए गए एक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि 50 लाख की लागत से दतिया सब्जी मंडी का आधुनिकीकरण कर सब्जी विक्रेताओं को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 30 लाख के मंडी कार्य के साथ ही 10 लाख की लागत का सर्व सुविधायुक्त आधुनिक शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 50 लाख के कार्य मंडी में किए जाएंगे। डॉक्टर मिश्रा ने सब्जी विक्रेताओं से कहा कि वह अपना पंजीयन अवश्य कराएं, जिससे गरीबों को उनका वाजिब हक मिल सके। गृह मंत्री ने निर्माण एजेंसी एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सब्जी मंडी की बहुमंजिला डिजाइन बनाई जाएगी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को खरीफ फसल के संबंध में उपयोगी सलाह दी गई है, जिसके अनुसार वर्षा के आगमन पश्चात पर्याप्त वर्षा यानी 4 इंच वर्षा होने पर ही सोयाबीन की बुआई का कार्य करें। मध्य जून से जुलाई का प्रथम सप्ताह बुआई के लिए उपयुक्त है। सोयाबीन की बोनी न्यूनतम 70% अंकुरण के आधार पर उपयुक्त बीज दर का ही उपयोग करें। सोयाबीन की उन्नत किस्में JS 2034, 2029, 2069, RVS 2001-4, JS 2098 आदि किस्मों को बीज 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उर्वरक में यूरिया 43 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 375 किलोग्राम एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दें। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा में ट्रैक्टर चलाकर स्वयं के खेतों में खरीफ की फसलों की बोनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं किसान हैं, इसलिए बोनी की शुरुआत अपने खेतों में खुद ही करते हैं। फसल कटाई के समय कटाई की शुरुआत भी वे खुद ही करते हैं। कृषि मंत्री ने अपने खेतों में उड़द, अरहर, मक्का की बोनी की। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।